Welcome back to the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So आज का हमारा है MCQs टेस्ट सीरीज का डे 2. होप आपने डे 1 की वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी. तो कंटिन्यू करते हैं आज का. फिर ये चैप्टर जो हमारा चल रहा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का. पार्ट 1 हमने कल किया था और आज का हमारा ये लास्ट पार्ट है. हमने जैसे बोला था कि 2 दिन में हम एक चैप्टर खत्म करेंगे और 12 डेज में हम पूरे 6 के 6 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे और लास्ट 3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे टेस्ट सीरीज जो बोर्ड ने इशू किए हैं. क्लियर, सैंपल पेपर्स को. और इस तरीके से 15 दिन में हम बीएसटी की रिवीजन भी कर लेंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज जो चैप्टर से रिलेटेड है. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. क्वेश्चन नंबर 16. तो 15 क्वेश्चंस हमने कल किए थे. कल का हमारा जो टॉपिक लास्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. उसी के साथ रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, कंटिन्यू रहेगा. मैंने कल भी बोला था. ये उसी के साथ रिलेटेड है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. Question is, Radhika has started a new business of manufacturing earthen cooler by using environmental friendly method of production. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is also able to survive in the market and make sure people with limited income can afford her products. State the objective she is trying to achieve. तो देखिए, बताना क्या है हमें ऑब्जेक्टिव, कौन सा ये अचीव कर रही है. पहली बात तो ये एग्जांपल बहुत ध्यान से समझनी है आपको, इसमें क्या क्या चीजें हैं. पहली बात तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन का, ये बात है. उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और उसमें वो यूज कर रहे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन. एंड शी इज नॉट हैविंग मेनी कॉम्पिटिटर्स. अब उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइसेस. अब वो मिनिमम प्राइसेस की स्ट्रेटेजी यूज कर रही है कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में और मेक श्योर करे कि लोगों को लिमिटेड जिनकी इनकम है उनको भी वो उनके भी प्रोडक्ट्स जो उसके प्रोडक्ट्स है वो भी अफोर्ड कर सके. तो दो चीजें हो रही है यहाँ पर, दो ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं यहाँ पर साथ ही साथ. कौन कौन सा, एक तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात की जा रही है जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ चीज रिलेटेड है. अब दूसरा वो अब यहाँ पर सरवाइव करने की बात कर रहे हैं. तो सरवाइव करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें आ रही है. कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारी सोशल और दूसरी क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशन. तो आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन बी. जब भी यहाँ पर सरवाइव करने की बात आती है मार्केट में तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात आती है. कल भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से करेंगे. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स मैंने बोला था ना, जिसमें कल भी बोला था कि ये 3 पॉइंट्स है जिसमें सर्वाइवल है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है. यहाँ पर भी वही चीज बोल रहे हैं, सरवाइव करना है उसे मार्केट में एट विद द मिनिमम प्राइसेस. वो ऑफर कर रही है कि लोग उनके प्रोडक्ट अफोर्ड कर सके और साथ ही साथ अब वो और दूसरे ऑब्जेक्टिव की सोशल की बात कर रही है जिसमें वो पोल्यूशन लेस के लिए या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट कहे जा रहे हैं. तो इसका मतलब पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है या फेयर ट्रेड है, सारी सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज है, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें. क्लियर. सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है, तो दो ऑब्जेक्टिव है. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब यहाँ पर किसके साथ रिलेटेड है, कौन से टॉपिक के साथ, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के साथ. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनेजमेंट, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते याद नहीं ना आता कि कौन सा टॉपिक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, टॉपिक को याद कीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया एक्चुअली. तो बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही वो भूल जाते हैं कि आंसर की तरफ भागते. आंसर की तरफ भागने से पहले एक बार सोच लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन है. जब आपके माइंड में वो टॉपिक रहेगा ना, आंसर बताना इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है उठाया हुआ. तो अगर ये टॉपिक याद है ना आपको तो बहुत इजी हो जाता है आंसर बताना. अब देखिए ऑप्शंस बढ़ते हैं. इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस, seeks to integrate individual efforts, it helps in the development of society, all of the above.
अब अगर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस देखते हैं तो मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में ऑप्शन ए भी बोल रहे हैं कि हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस। हमने कल भी किया था इसके फीचर से रिलेटेड कि ये डायनेमिक है, तो चाहे इम्पोर्टेंस हो चाहे मैनेजमेंट के फीचर्स हो, उनमें अगर अडेप्टेबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज की बात की जा रही है, जैसे कल हमने बेकरी वाली एग्जांपल की थी ना, बेकरी वाले पाए, बेकरी वाली कल वाले क्वेश्चन में एक, तो उसमें अडेप्ट डायनेमिक चेंजेस के बारे में बात की थी हमने। तो अडेप्टेबिलिटी इज आल्सो चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू अडेप्ट टू द चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर सके, ढाल सके। तो ये ऑप्शन तो लग रही है बिल्कुल करेक्ट है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के साथ ये हम लगा सकते हैं। सीक टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, अब इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी, ये भी हमने कल पढ़ा था ना कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी ये इंटीग्रेट करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है, तो इसका मतलब ये भी चल रहा है। अब यहाँ पर आती है ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी पहले भी कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको सही लगती है तो सीधा ऑल ऑफ दीज पर आ जाइए, वो टिक लगा दीजिए पेपर में, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? ऑप्शन सी अगर पढ़े ना पढ़े तब भी कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि दो ऑप्शंस चल रही हैं। अगर तीसरी में कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दीज अबव है तो टिक लगा दीजिए सिंपली। अब तीसरी भी पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार, क्योंकि हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, अब मैनेजमेंट से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो होना ही है, क्यों होना है? अब देखिए, चाहे मैंने बोला मैनेजमेंट जो है सारी ओवरऑल है, अब देखिए यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी देखिए, अब अगर देखें तो सोशल ऑब्जेक्टिव है ना मैनेजमेंट का, तो उसके ऑब्जेक्टिव में तो ये चीज है, तो इसका मतलब ये भी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ही है कि वो क्या है, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द आंसर। चलते हैं आंसर पर, तो देखिए आंसर यही है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंस के ये पॉइंट्स याद रखिएगा, कभी भी अगर पेपर में आए तो याद जरूर रखिएगा इनकी कौन कौन से इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल की बात की जा रही थी क्वेश्चन में। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, जरूर देखिएगा अगर चैनल पर न्यू है तो। क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक यानी कि अडेप्टेबिलिटी का अभी आया ना पॉइंट, वही इसके साथ रिलेटेड। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब थर्ड पॉइंट, अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाला इंडिविजुअल एफर्ट, ये पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर बी, तो ये इसके साथ रिलेटेड। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आ गई बात, पॉइंट नंबर आपका सी। क्लियर? तो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, अब देखिए आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन से लिया गया क्वेश्चन है मैनेजमेंट का टॉपिक, आर्ट साइंस और प्रोफेशन। अगर आपको टॉपिक याद है तो बहुत इजी होगा आंसर देना। अब यहाँ पर बताना क्या है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों कंसिडर की जाती है? So management is considered as an art. अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये बता रहे हैं, बी ऑप्शन में बता रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वैलिडिटी हो गया, एप्लीकेशन हो गया की बात चल रही है यहाँ पर, डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अब देखिए वैलिडिटी होगी या एप्लीकेशन होगी, मैंने ये क्यों बोला अभी ये आपको आंसर के साथ बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पर वैलिडिटी हो गया या एप्लीकेशन का एक सेम ही बात है, लेकिन क्यों है आंसर के साथ डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब सी ऑप्शन पढ़िए, सी में क्या है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। It is not important for the practicing managers to be a member of the professional association. अब यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात कर दी इन्होंने, तो यहाँ पर हमें थोड़ा हिंट मिल गया, ये पॉइंट तो रिलेटेड है प्रोफेशन के साथ, तो ये ऑप्शन तो निकल गई बात। मैंने बोला ये दोनों सेम बात है, यहीं से आपको हिंट मिल गया, ये दोनों अगर सेम बात है तो ये तो हो ही नहीं सकती, हमें एक ही पॉइंट बताना है, तो ये निकल गई दोनों बात। आंसर है ऑप्शन सी। अब क्यों है इसको डिस्कस करते हैं आंसर के साथ। तो देखिए ऑप्शन सी इज द आंसर, मैनेजर इज बेस्ड ऑन द पर्सनली एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल। मैनेजमेंट जो है आर्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड है ऑन द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, जो बंदे के पास नॉलेज है ना, उसकी स्किल्स है, वो रिलेटेड अगर उनकी बात चल रही है तो इट इज रिलेटेड विद आर्ट, आर्ट की बात चल रही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात चल रही है। एज डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज आर ब्रॉट इनटू द इफेक्ट डिफरेंटली बाय द डिफरेंट मेंबर्स मैनेजर्स, तो अगर बात की जाए यही पॉइंट सेम लिखा था, डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के
लाए जाते हैं, brought into effect differently by the different managers। अब देखिए अगले चैप्टर में ना पढ़ोगे भी इसके रिलेटेड कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। आपने स्टाफ और मैनेजर्स के रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग अगले चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर, आपने पढ़ा भी होगा, ये तो जस्ट रिवीजन के लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं हम। तो डिफरेंट मैनेजर्स लाए जाते हैं, और ये चीज किसके साथ रिलेटेड है? आर्ट के साथ। अब देखिए 3 तरह की मैनेजमेंट होती है, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन बोला जाता है मैनेजमेंट को। अब तीनों में एक सेम चीज होती है, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लियर, नॉलेज इधर भी है, नॉलेज इधर भी है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज बोल रहा जाता है इसमें, यही सेम बात है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में भी, प्रोफेशन में भी और आर्ट में। अगर ये कॉमन पॉइंट की बात पूछी जाए कि कौन सा तीनों में कॉमन पॉइंट है, कॉमन फीचर है, तो नॉलेज की बात आती है। ये याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने डाला नहीं हुआ, लेकिन बता रही हूँ कि अगर पॉइंट बात आप पूछते हैं कि कौन सा सब पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है, वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का पॉइंट। क्लियर। अब यहाँ पर आर्ट की बात आती है तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स और प्रैक्टिसेस, नॉलेज आ जाती है। प्रैक्टिसेस, क्रिएटिविटी की बात आ जाती है। अगर आर्ट की बात आती है तो इसमें भी तो यही बोला जाता है कि अगर बंदे के पास एक डिफरेंटली लाया जाता है बंदा, क्योंकि डिफरेंट उसके पास एक स्किल है, स्किल को लाया जाता है, स्किल को पहल दी जाती है इस पे। क्लियर। साइंस की बात आती है तो रूल्स, एक्सपेरिमेंट्स, यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात आ जाती है। लेकिन अगर बात करें यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो साइंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉपरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉइंट। ये भी बात आती है, याद रखिएगा कि मैनेजमेंट जो है इज नॉट अ प्रॉपर साइंस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस की, लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर। सो इस पॉइंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉपर साइंस। क्लियर। एज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is not relevant to the concept of management as an exact science? तो आ गया पॉइंट वही जो मैंने अभी बताया आपको कि मैनेजमेंट इज नॉट इन एग्जैक्ट साइंस, यानी कि इन एग्जैक्ट साइंस मतलब कि प्रॉपर, नॉट एक्यूरेट साइंस नहीं है। अब किस पॉइंट की वजह से नहीं है, किस पॉइंट की वजह से नहीं है? मैंने अभी बताया आपको कि उसकी यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, वैलिडिटी नहीं होती। अगर हम पॉइंट्स पढ़ते हैं तो पॉइंट्स में हमें आंसर कहां पर देगा? देखिए 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन होगी आपको। पहली ऑप्शन पढ़िए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद ही लिख दिया लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, खुद ही लिख दिया, तो वो तो इसके फेवर में है, तो ये मत लगा दीजिए। यहाँ पर वैलिडिटी लिखा हुआ है तो ये लगा देते, ऐसा नहीं चलता। पर क्वेश्चन को, ऑप्शन को ध्यान से भी तो पढ़िए ना, उसमें एक पॉइंट लगा दिया उन्होंने, नाम लिख दिया लैक, लैक लिख दिया, मतलब वो खुद ही उसके फेवर में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये हो ही नहीं सकती। अब बी ऑप्शन पढ़िए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी बता दिया, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। क्लियर। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती मैनेजमेंट, ये बात याद रखिए। इस वजह से इसको साइंस नहीं बोला जाता, प्रॉपर साइंस नहीं बोला जाता। क्लियर। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे फिर। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो अब देखिए ध्यान से, यही चीज बोली गई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड एंड एप्लीकेबल एज दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि मैनेजमेंट जो है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। आउटकम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट प्रिडिक्ट विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। तो कभी भी अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सल ऑफ एप्लीकेशन जो है कभी भी पहले से नहीं बता सकता ना कि इतनी एक्यूरेसी काम हो सकता है। शायद जब प्रैक्टिकली काम चल रहा हो तो कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है ना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है काम में। क्लियर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, authority responsibility relationships that exist within the organization give rise to। अब आंसर बता रहा है ऑप्शंस पढ़ के। सो ऑप्शंस क्या है? डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो हमारा क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव राइज टू,
इनका रिलेशनशिप किस चीज को राइज देता है, किस चीज को, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अराइज होते हैं इससे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्लियर? सो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो देखिए ये है अथॉरिटी, अथॉरिटी टॉप लेवल देता है लोअर लेवल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, लोअर लेवल्स की टॉप लेवल को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को क्या दे रहा है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अराइज कर रहा है। क्लियर? सिंपली ये डायग्राम याद रखिएगा, कभी भूलेगा ही। अथॉरिटी जाती है ऊपर से नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जाती है नीचे से ऊपर, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में रहती है। क्लियर? सो ये किसको राइज देती है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 तरह के। क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये बताना है टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सी पोस्ट ऐसी नहीं है जो टॉप लेवल की हो। क्लियर? प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट तो नाम से पता चल रहा है टॉप लेवल है, वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप लेवल लग रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर इज द आंसर, जो कि क्या है, टॉप लेवल नहीं है, क्योंकि चेयरमैन भी, ये तीनों जो है टॉप लेवल ही है। तो प्रोडक्शन मैनेजर एक ऐसा है मैनेजर है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, मिडिल लेवल। क्लियर? सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन मैनेजर। अब क्या है, इट इज डेजिग्नेटेड एज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है तो इस डायग्राम की फोटो जरूर खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे डिटेल में डिवाइड किए हैं कौन सा किस लेवल पर आता है। तो देखिए ये टॉप लेवल के सारे अथॉरिटीज है, ये मिडिल लेवल के हैं, और ये सुपीरियर या फिर लोअर लेवल जिसे हम बोलते हैं उसके हैं। क्लियर? ये याद रखिएगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयर, चीफ, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, तो ये सारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं। और ये जो अगर बात की जाए प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, तो ये सारे मिडिल लेवल के हैं, और ये सभी के सभी लोअर लेवल के। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not a designation related to the lower level management? तो देखिए अभी हमने की डायग्राम, उससे सारे के सारे हमने अलग अलग डेजिग्नेशन समझे कि कौन सा किस लेवल पर आता है। अब हमें बताना लोअर लेवल पर कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब एक ही होगा जो लोअर लेवल पर नहीं होगा, बाकी के सारे होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैनेजर लिखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर हमने पढ़ा, ये किससे रिलेटेड है, मिडिल लेवल से। सो ये मिडिल लेवल से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये बाहर निकल गया। तो बाकी के 3 जो है सिंपली क्या होंगे, लोअर लेवल के साथ रिलेटेड हो गया। अगर ध्यान से देखिए तो प्लांट सुपरिटेंडेंट, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब ये सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, सुपरवाइजर भी उसके साथ लिखा हुआ है, तो सुपरवाइजर भी है, सेक्शन ऑफिसर भी है, ये तीनों लोअर लेवल के साथ, सुपरवाइजर लेवल के साथ जिसे हम बोलते हैं रिलेटेड है। सो अब आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द आंसर, मार्केटिंग मैनेजर इज रिलेटेड टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो वही सेम डायग्राम, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। क्लियर? सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। Which of the following is a function of top level management? अब हमें बताना है कौन सा फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब ध्यान से पढ़िएगा, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब देखिए क्वालिटी ऑफ आउटपुट पढ़ते ही पता चल रहा है, अब आउटपुट के रिगार्डिंग, आउटपुट तो फाइनल लास्ट में आता है ना, इनपुट डाला जाता है, आउटपुट आता है, तो आउटपुट तो ऑब्वियसली लास्ट जो लेवल कौन सा होता है, लोअर लेवल का ये रिलेटेड हो, क्योंकि इंप्लॉयज ही काम करते हैं। तो ये इंप्लॉयज जो काम करते हैं नीचे फैक्ट्री में, उनका काम है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट्स। तो अब असाइनिंग करना ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट, क्या ये है, या टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। अब ये 2 पॉइंट सेम सेम लग रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा, अब ध्यान से इसमें इंश्योरिंग। अब एक बात और, अगर आपको आंसर पता होते ना, कमेंट सेक्शन में जरूर दिखेगा कि कौन सा आंसर सही है। क्लियर? इससे आपकी और भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस पता चलेगी कि कौन सा बच्चा बहुत ध्यान से वीडियो को सुनता है। क्लियर? इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग बात कर दी, अब इसको डिस्कस करेंगे आंसर के साथ, लेकिन इसका आंसर सुन लीजिए, आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन क्यों है, अब ध्यान से, अगर आपके पास वो चीज नहीं है,
आपके मटेरियल नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से एक डायग्राम में सबको डिवाइड किया है। क्लियर? सो आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल का काम होता है। 2 पॉइंट्स आ गए इसमें। अब तीसरा पॉइंट है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट्स, ये मिडिल लेवल का काम होता है। विद इन देयर डिपार्टमेंट्स लिखा था, डिपार्टमेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना किसका काम होता है? ये काम होता है मिडिल लेवल का। तो आंसर था ऑप्शन सी। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, अब इस डायग्राम से आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये डायग्राम आपके पास नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखेगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैंने टॉप लेवल का काम जो लिखा हुआ था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी लिखा हुआ है, यही सेम चीज थी पॉइंट में। अब मिडिल लेवल का पॉइंट था दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर पर्सनल, यानी कि अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को बांटते हैं। अब यहाँ पर लोअर लेवल का देखिए, गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट का को इंश्योर करना, ये इनका काम होता है, और इंश्योर करना गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइडेड टू देयर वर्कर्स, ये इनका काम होता है। क्लियर? सो अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट परटेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कौन सा नहीं है ये बताना है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में आपको ये नॉट जरूर पढ़ना है, अगर नॉट नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर, ये कौन से एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑपरेशनल मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए। तो देखिए ऑपरेशनल मैनेजर इज रिलेटेड विद मिडिल लेवल एक्चुअली मैनेजमेंट, उसके साथ रिलेटेड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो जरूर रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक्टिविटीज के लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती ऑप्शन, ये तो निकल गई। हमें नॉट बताना है क्योंकि ये तो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये रिलेटेड है, तो ये तो बाहर निकल गई। हमें नहीं रिलेटेड वाली बतानी है। अब ऑप्शन बी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वेलफेयर और सर्वाइवल की बात चल रही है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अभी लिए इसको छोड़ देते हैं। द इंटरप्रेटेड द पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, क्या उनके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? लेकिन अब ध्यान से इसको अगर पढ़ते हैं तो द इंटरप्रेटेड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसीज अगर बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो उसको फॉलो कौन करेगा? फॉलो तो नीचे वाले ही करेंगे ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना दी, ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है, तो फॉलो तो नीचे वाले ही करेंगे ना, ऑब्वियसली ये रिलेटेड होगा। तो अगर कोई भी अगर कुछ कहता है तो मैंने सिर्फ आपके माइंड सेट को अगर चेक करने के लिए, कोई भी अगर आपके दिमाग में आता है ना उल्टा सीधा, तो फोकस रखिएगा चीजों को, क्योंकि ये रिलेटेड है एक्चुअली, ये मिडिल लेवल के साथ ही रिलेटेड है। टॉप लेवल लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रिलेटेड हो गया। क्लियर? सो ध्यान से पढ़ना है पॉइंट्स को, बहुत ध्यान से। अब डी ऑप्शन देखिए, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, कोऑपरेट तो करेगा ही ना, कोऑपरेट तो करेगा ही, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स तो इसका काम ही है, क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का है। क्लियर? सो इसका काम ही है। तो ये तीनों पॉइंट्स तो रिलेटेड निकल आए, मिडिल लेवल के साथ तो निकल गए, तो बची ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए सेम डायग्राम, सेम ही डायग्राम हम यूज करें क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स हैं। आप इनको जरूर थॉरली ध्यान से पढ़िए अगर आपके पास नहीं है। तो आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए लिखा हुआ है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये सक्सेस और फेलियर के साथ भी रिलेटेड है, और द सेम थिंग कि उसके सर्वाइवल इज रिलेटेड विद एक्चुअली सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए कौन सी ऐसी ट्रू नहीं है फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 को अब ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा। अब बता रहा है कि कौन सी ऐसी है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अब देखिए सर्वाइवल इसमें भी आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी था। क्लियर? तो अब अगले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसकी तरफ। क्लियर? ऑप्शन बी, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट,
इंश्योर करना क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था, पीछे जो लास्ट से उससे लास्ट क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ आउटपुट किसका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो ये तो इसके फेवर में है, तो ये हो ही नहीं सकता, अभी नॉट फेवर वाला बताना है। They strive to reduce the wastage of resources। अब resources के साथ डील लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, तो इसका मतलब ये भी फेवर में है। क्लियर? तो ये भी निकल गया बाहर। अब डी ऑप्शन में इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी पढ़ा ना मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो था 23rd क्वेश्चन, उसमें पढ़ा था सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला पॉइंट किसके साथ रिलेटेड था? लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो ये भी निकल गया बाहर। तो ओनली ऑप्शन ए इज द रिमेनिंग विच इज नॉट रिलेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया था, सर्वाइवल। सर्वाइवल वाला किसका काम होता है? एनालाइज करना बिजनेस एनवायरनमेंट को और इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल, की बिजनेस सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, वो तो टॉप लेवल का काम है, लोअर लेवल का काम नहीं है। क्लियर? सो अब आंसर देखिए ऑप्शन ए, क्योंकि एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इज रिलेटेड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, identify the level of management which does not interact with the worker force directly। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो देखिए, अब हमें बताना क्या है, कौन सा ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली, वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली जो डील नहीं करता। सर छोटा सा हिंट दे देती हूँ अब ऑप्शन में से, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वन ऑफ द सेम थिंग। ये दोनों क्या है? सेम ही बात है, ये डिफरेंट, दोनों के सेम ही चीजें हैं। अगर चाहे आप सुपरवाइजरी बोलो, चाहे ऑपरेशनल बोलो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये एक सुपरवाइजरी लेवल होता है जो डायरेक्टली डील करता है, जो क्या करता है? मैनेज लोअर लेवल वर्कर फोर्स के साथ, वर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है। हमें पता है टॉप लेवल आता है, फिर मिडिल लेवल आता है, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर एक नया आ गया, क्लियर? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आते हैं, फिर लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आते हैं, क्लियर? सो ये जो होते हैं ना अलग अलग, अब ये जो होते हैं डायरेक्टली कौन सा डील नहीं करता हमें बताना है, लेकिन हमें पता है कि ये लोअर लेवल तो डायरेक्टली डील करता है वर्कर के साथ। क्लियर? डायरेक्टली डील करता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी निकल गया, सॉरी मिडिल लेवल आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिडिल लेवल भी करता है डील। मिडिल लेवल इनके साथ डील करता है, क्योंकि ये भी क्या है? वर्कर के साथ ही रिलेटेड होते हैं जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो वर्कर के साथ एक्चुअली वर्कफोर्स के साथ जो है डायरेक्टली डील नहीं करता, वो मैनेजर्स के साथ करता है। क्लियर? सो मैनेजर के साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, हमने पढ़ा था ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ डील करता है, मैनेजर्स के साथ डील करता है, लेकिन वर्कर के साथ डायरेक्टली डील ऑपरेशनल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ही करते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द आंसर। सो चलते हैं, ऑप्शन डी आंसर है, मिडिल लेवल मैनेजर इंटरेक्ट विद द सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जैसे कि बोला था। क्लियर? So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, the function of management related to the grouping of activities to be carried out into the departments and creating management hierarchy as is। so देखिए, हमें फंक्शन बताना है मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से लिया गया टॉपिक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे आपके आने वाले चैप्टर्स में चलने वाला है। क्लियर? तो अब देखिए, इसका आंसर हमें बताना है कि ऐसा बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो रिलेटेड है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी करता है वो। अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों काफी है? क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को बोला जाता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। जब एक प्लान बन जाता है तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस हायरार्की। क्लियर? So planning is the first step and organizing is the second step. Clear? So organizing is nothing but it is grouping of activity. So option D is the answer। अगर आपको confusion है तो आप ये डायग्राम ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर organizing लिखा हुआ है, organizing is related with different department, different department के साथ authority, responsibility, accountability, different sources के साथ coordination करना इसका काम होता है। Clear?
सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने अलग अलग वर्ड बोल दिए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके साथ रिलेटेड हैं? अगर बात आती है सुपरविजन की, कम्युनिकेशन की, यहाँ पर सारी चीजें जो है एक मतलब डायरेक्ट कर रही हैं। सुपरविजन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है ऐसे मतलब जा रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं ये सारी। तो अगर प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग चीजों को बांटता है, तो कंट्रोलिंग, तो कंट्रोल का तो एक भी इसमें कोई नामोनिशान नहीं है, तो बचा हुआ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द आंसर। क्लियर? सो आंसर देखिए ऑप्शन ए है। अब देखिए डायरेक्टिंग, ध्यान से पढ़िए, इनके मीनिंग बहुत आपको क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्टिंग इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर के बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। और ये जो सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, वो सिर्फ डायरेक्टिंग के से ही आती है, क्योंकि इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं अलग चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में भी आ चुका क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ रिलेटेड है? राइट पर्सन एट राइट जॉब। बहुत ही इजी भी है। और यहाँ पर अब देखिए, राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट पर्सन एट राइट जॉब, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। जॉब देने की बात चल रही है यहाँ पर, तो जब जॉब देने की बात आती है तो ऑप्शन बी इज द आंसर, स्टाफिंग सिंपली। तो स्टाफिंग इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद द राइट पर्सन एट राइट जॉब, जिसका जो काम है, स्पेशलाइज्ड पर्सन शुड बी इन प्लेस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड वर्क। याद रखिएगा कि जिसका जो काम है, जिसको जो स्पेशलाइज है उस वर्क में, उसी को वो काम देना। क्लियर? स्टाफिंग इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। देखिए स्टाफिंग किसके साथ रिलेटेड? स्किल, पोजेस्ड, असाइंड जॉब्स, एफिशिएंसी, कंपनसेशन, इन सारी चीजों के साथ स्टाफिंग को रिलेट कर दिया जाता है। क्लियर? सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके साथ चैप्टर होगा कंप्लीट हमारा। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन coordination being highlighted in the given statement. Coordination is not a one-time function. It begins at the planning stage and continue till the controlling. अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो है, बोल रहे हैं हमें फीचर बताना है कोऑर्डिनेशन का। अब देखिए कोऑर्डिनेशन के ना अलग अलग फीचर्स होते हैं, और हमें ये बताना है ये जो डेफिनेशन दी गई है किसके साथ रिलेटेड है। क्लियर? ये बताना है हमें। कोऑर्डिनेशन जो है नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, वन टाइम फंक्शन नहीं है ये शुरू तो प्लानिंग के साथ हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू रहता है टिल द कंट्रोलिंग के साथ, क्योंकि कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस हायरार्की। अब ये किसका फीचर है? ये डेफिनेशन किसको बेस्ट एक्सप्लेन करेगी? कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन की बात चल रही है यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है। अगर कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सिंपली। क्लियर? सो चलते हैं आंसर पर। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कंटिन्यू प्रोसेस। अब देखिए फीचर्स, ये सारे के सारे फीचर्स अच्छे, अगर आपने नहीं पढ़े तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में इसको जरूर डिटेल में एक्सप्लेन से डिस्कस भी करेंगे, स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्ट में ही। तो उस कमेंट करना मत भूलिए, अगर कोई भी डाउट है तो उसको हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्लियर? सो ऑप्शन सी आंसर था कंटिन्यू प्रोसेस। अब कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब जो चलता रहता है, स्टार्ट्स एट द प्लानिंग एंड कंटिन्यूस द कंट्रोलिंग। क्लियर? सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। तो कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ विद अनदर क्वेश्चंस, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और आगे शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।